गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंदकिशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 10 विषय सामाजिक में भूगोल चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, वो हमारे किस काम आते हैं, और हमने किस प्रकार संसाधन को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को संसाधन कहा था। और संसाधन मानव भी एक संसाधन है जो कि इन वस्तुओं का उपयोग करता है। संसाधन को उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व, विकास के आधार पर निम्न भागों में बांटा। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्य के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है ना। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जिसमें भूमि, घर, बाग, चारागाह, तालाब, कुएं इत्यादि। सामुदायिक सभी में के लिए चारण भूमि, शमशान भूमि, खेल के मैदान, पिकनिक इत्यादि। और राष्ट्रीय स्तर पर सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज पदार्थ, जल संसाधन आदि। और अंतर्राष्ट्रीय, जो कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे, यानी कि उस तरफ खुले महासागरीय संसाधन होते हैं, ठीक है ना। फिर था विकास के आधार पर संभावी, जो कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है, फिर भी टेक्निकल चीज़ का हम उपयोग नहीं कर पाए। फिर है विकसित, वो संरक्षण के बाद उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण करने वाले संसाधन है। भंडार, जो कि हाइड्रोजन ऊर्जा है ना, और ऑक्सीजन, इस प्रकार संसाधन भी थे। संचित, जो कि बांधों में जल व वन इत्यादि थे। इस प्रकार हमने देखा कि मानव संसाधन मानव के जीवन यापन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक था। मानव संसाधनों को प्रकृति की देन समझकर उनके अंदर उपयोग किया गया, जिस समस्या कई बार उत्पन्न हो गई। तो अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। जो सतत यानी लगातार कंटिन्यू, उसका पोषण हो, उसको सुरक्षित रखा जाए, फिर उसका विकास किया जाए। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए उसका विकास होना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली ये पीढ़ियों को भी वो संसाधन मिल सके, ठीक है ना। तो संसाधन का उपयोग तो हो, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाने, जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। जो नुकसान हो रहा है, जैसे अपन एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए। और खनिज पदार्थों को भी जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में भी परिवर्तन हो। पर्यावरण जो है, पर्यावरण के बारे में हमें सभी को जागरूक करना चाहिए, चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति हो, या किसी भी बालक को ग्रामीण, शहरी, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज़ें हो कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, तो व्यक्तिगत के व्यवहार में चीज़ आए, वो उसका अभ्यस्त हो जाए कि हमें इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो सम्मेलन को क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि जून में है ना, जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, जो कि 100 से भी अधिक देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था, ठीक है ना, जिसे हम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, ध्यान देना। रियो सम्मेलन कब हुआ? जून 1992 में हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नामक शहर में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे किया जाए। इस सम्मेलन में उपस्थित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन तो जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अभी देखो, अभी आप खुद सोच रहे हो कि अभी कितनी गर्मी बढ़ गई है। गर्मी से क्या होता है? ग्लेशियर मतलब जो उत्तरी भारत की तरफ देखते हैं अपन कि वहीं से ज़्यादातर नदियाँ आती है और वहीं हिमालय पर्वत है, वहाँ अपन देखते हैं ग्लेशियर ज़्यादा पिघलता है, यानी कि बर्फ़ ज़्यादा पिघलता है। गर्मी ज़्यादा होने से बर्फ़ पिघलता है और जो निरंतर नदियाँ बह रही है उसमें एक उफान सा आ जाता है। तो ये भी एक पृथ्वी पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है और जैव विविधता हो रही है कि पेड़ों को हम काट रहे हैं इस प्रकार, तो इसमें चेंजिंग आ रहा है। तो भूमंडल वन सिद्धांतों पर भी सहमति हुई एक, ठीक है ना। तो इस प्रकार 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचा गया। 21वीं सदी है ना, में सोचा गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे भी उठाए गए, ठीक है ना, जिसमें सामाजिक, और आर्थिक विकास, सामाजिक व आर्थिक विकास की भी बातें की गई, ठीक है ना। अब देखते हैं एजेंडा 21, यानी कि इसका ये भी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो रियो सम्मेलन और एक एजेंडा 21, यानी कि A21। अब एजेंडा 21 क्या है वो देखिए कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि पहले तो इसकी घोषणा की गई। घोषणा कब की गई? जून 1992 में। ये भी रियो और ये दोनों साथ में हुए थे, जून 1992 में, ठीक है ना। और इस प्रकार इसमें कई नेताओं ने भाग लिया और पर्यावरण खतरों को रोकने के लिए सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल ढूंढा गया। और यही घोषणा पत्र, इसमें जैव विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, घोषणा की गई और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। और यूनिसेफ 1992 में इसे बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के बारे में स्वीकृति दी गई, है ना। जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, इस प्रकार एजेंडा 21 एक विस्तृत कार्यसूची है जिसमें सभी के समान हितों, परस्पर आवश्यकताओं, सम्मेलन, जिम्मेदारी, इसके बारे में बताया गया। अब देखिए संसाधन। संसाधन नियोजन कि संसाधन नियोजन क्या है। अब संसाधन नियोजन से तात्पर्य है संसाधनों के न्याय संगत वितरण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग से है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या हो गया कि ये जो है वितरण जो है ना, इसका वितरण न्यायपूर्ण, वितरण जो है उसका न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण हो। और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत एक विशाल देश है जहाँ विविध प्रकार के संसाधन मिलते हैं, अतः भारत को उसके संसाधनों की उपलब्धता में विविधता के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता
है। ठीक है ना। जैसे देखते हैं संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना, मानचित्र बनाना, एक खाका तैयार करना, उसका एक खाका तैयार करना। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए यांत्रिक साधन तैयार करना, टेक्निकल चीज़ें यूज़ करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास में तालमेल बिठाना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ संसाधन का विकास कैसे हो, उसकी कार्य योजना किस प्रकार बने, और दोनों में तालमेल बनाए रखना। औपनिवेशिक इतिहास, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों के गुलामी है ना। जब अंग्रेज सरकार यहाँ राज कर रही थी तो उस समय औपनिवेशिक इतिहास हमें बताता है कि संसाधन संपन्न, इम्पोर्टेंट है ये, संसाधन संपन्न विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे। विदेशी आक्रमण जितने भी आए औपनिवेशिक काल में, उस समय जितने भी आए वो तो उन्होंने टेक्निकल चीज़ों से आक्रमण किया और वही मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहे। नंबर 5 में देखिए, बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा थी। हम तो जैसे कुदाली फावड़ा लेकर स्टार्ट करते हैं और वो सीधी मशीनीकरण से कार्य कर जाते हैं। जहाँ 10 आदमी काम करते हैं वहाँ 2 आदमी उनका काम कर जाते, तो समय भी बच गया और पूंजी की भी कम लागत आई। तो संसाधनों का शोषण किया। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर समय बचाना है और पूंजी का भी सही उपयोग करना है तो संसाधन का सही उपयोग हो, टेक्निकल चीज़ों से उपयोग हो, तभी किसी भी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि संसाधन का उपयोग मानव सही सोच और टेक्निकल चीज़ों से ही कर सकता है। ठीक है ना। सही ढंग से उस समय ही कर सकता है जब वह उसका सही पूर्ण रूप से जानकार भी हो। अब जैसे संसाधन का सही ढंग से उपयोग होता है तो सही विकास के दौड़ में आगे जा सकता है। उसी प्रकार देखिए, भारत के संदर्भ में भारत में भूमि पर पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, विभिन्न आकृतियाँ पाई जाती है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के 33%, कितने प्रतिशत, 33% पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। यानी कि 33% वन होने जरूरी है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई? 1952 में, 1952 में। और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%। कितने प्रतिशत? 33% वन होने चाहिए। ठीक है ना। भारत में संसाधनों के नियोजन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही। ठीक है ना। संसाधनों के संरक्षण, संसाधनों की सुरक्षा कैसे हो? ठीक है ना। संसाधनों की सुरक्षा कैसे हो, कैसे उनको बचाया जा सकता है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा हो जाती है। ठीक है ना। तो सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे पर्यावरण, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। संसाधन का अंधाधुंध अगर उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होगा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, चारों तरफ से त्राही त्राही मच जाएगी और बीमारियां फैल जाएगी और इकोनॉमी समस्या आएगी, सामाजिक
समस्या आएगी तो समस्या मुंह फाड़े अपने सामने खड़ी रहेगी, तो हमें उसका सही ढंग से ही उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी की सतह पर संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तीव्र जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, को भी कम करके आधुनिकीकरण, शहरीकरण के संसाधनों से मांग लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए बढ़ते अति उपयोग के कारण पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो संसाधनों के अति उपयोग के कारण सामाजिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमारा जीवन मिट्टी, जल, भूमि, वायु, वन, खनिज आदि पर निर्भर है। अतः हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपनी प्रकृति के लिए इन संसाधनों की संरक्षण करना आवश्यक है कि जल, भूमि, वायु अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा, और ये अगर सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। भू संसाधन, पृथ्वी एक संसाधन है। हम भूमि पर रहते हैं। किस पर रहते हैं? भूमि पर, और अधिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन यानी कि ये साधन यातायात के, कृषि, ये सब क्या भूमि पर ही होते हैं। तो भू संसाधन क्या, जहाँ भूमि पर रहते हैं अधिक से अधिक इसका उपयोग करते हैं, और भूमि क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसका भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है? वन, बंजर, गैर कृषि भूमि में सड़कें और इमारतें आती है, यानी कृषि भूमि में कृषि की जाती है, और जहाँ कृषि नहीं की जाती है वहाँ सड़कें, इमारतें इत्यादि बन जाती है। स्थायी चारागाह, उपवन इत्यादि, ये इसमें उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे कृषि अयोग्य बंजर भूमि, जो कृषि योग्य नहीं है, वो 5 साल से अधिक ना हो अथवा जिसका कोई उपयोग नहीं होता, वो बंजर भूमि होती है। वर्तमान प्रतिभूमि, 1 साल से खेती न हो अथवा एक या अधिक ऋतुओं में कृषि नहीं की गई हो ताकि उसकी उर्वरता बढ़ सके। प्रतिभूमि क्या है? वर्तमान में 1 साल तक जिसका खेती नहीं की गई और वह ऐसे ही पड़ी रहती है, तो वो इसमें क्या उर्वरता बढ़ जाएगी। पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन यानी पुरानी, 1 से 5 साल तक खेती नहीं की गई हो। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार बोया जाने वाला अथवा एक कृषि वर्ग में कुल बोया गया क्षेत्र शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 1 वर्ष में, 1 साल में कई बार वहाँ पर खेती की जाए तो वो शुद्ध निवल कहा जाता है, या फिर एक कृषि वर्ग में कुल बोया गया क्षेत्र, कुल सकल बोया गया क्षेत्र जो होता है वो शुद्ध निवल कहलाता है। अब देखिए चारागाह, घास उत्पन्न करने वाली वह भूमि जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया गया। देखिए कृषि, ये बंजर भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, शुद्ध निवल और चारागाह। तो इस प्रकार हमने देखा कि भू संसाधन का किस प्रकार उपयोग होता है, जो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। जहाँ पे अत्यधिक सिंचाई भी होती है, ठीक है ना। जलवायु, भारत का दोनों कटिबंधों में विस्तार है। ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाए जाने वाले कारण वर्ष भर फसलें भी उगाई जाती है। तो अब देखिए भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे, आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या है? भूमि के उपजाऊपन में कमी। निम्नीकरण नाम से पता चल गया कि ये उपजाऊपन में कमी है।
इसका दोहन ज़्यादा किया गया, इसलिए ये निम्नीकरण हो गया। अब कारण क्या है? वनों की कटाई, ज़्यादा जंगलों की कटाई हो रही है, खनन ज़्यादा हो रहा है, खुदाई ज़्यादा हो रही है, खनिज पदार्थ ज़्यादा खोदे जा रहे हैं, औद्योगिक की धूल, जो उद्योग चल रहे हैं उसकी धूल मिट्टी भी उड़ती है, धुआं भी उड़ता है, और जिससे वो खेतों में या भूमि पर जाके जम जाता। अति पशुचारण, पशु भी जहाँ ज़्यादा चराए जाते हैं। अति सिंचाई, जहाँ सिंचाई ज़्यादा होती है वहाँ दलदली भूमि हो जाती है। दलदली लवणीय भूमि हो जाए, जिसे निम्नीकरण हो जाता है। अब इसके उपयोग क्या है कि भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, यानी कि वृक्षारोपण किया जाए, वृक्ष श्रृंखला लगाई जाए, वृक्ष श्रृंखला लगाई जाए। अति सिंचाई नहीं करना, पानी भले ही ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। अति पशुचारण भी नहीं करना चाहिए। प्रदूषित जल भी, ये जो फैक्ट्रियों और औद्योगिकों से जो प्रदूषित जल आता है उसके लिए निकासी के लिए कोई अलग जगह ही रखनी चाहिए, अलग रास्ता ही रखना चाहिए, जिससे कि निम्नीकरण भी नहीं हो। रेतीले टीलों का स्थिरीकरण हो। रेतीले टीलों को कंट्रोल करना, वो कैसे होगा? कांटेदार पौधे लगाकर। मृदा संसाधन, अब देखिए मृदा यानी मिट्टी। भारत में उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियों की विविधता के कारण अनेक प्रकार की मृदाओं का विकास हुआ है। भारत में कई उच्चावच है, कई भू आकृतियाँ, कई जलवायु, कई वनस्पतियाँ, हर जगह। उत्तरी भारत में अलग देखा जाएगा तो दक्षिणी भारत में अलग देखा जाएगा, पूर्वी भारत में अलग देखा जाएगा तो पश्चिमी भारत में अलग देखा जाएगा। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु वनस्पतियाँ पाई जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं मैदानी भागों में अलग दिखाई देगी तो पठारी और पहाड़ी भूमि पर अलग दिखाई देगी। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मिट्टियों में भी। इसके प्रमुख कारक क्या है? भू आकृति, जलवायु, सेल, तापमान, पवने इत्यादि, ये इसके प्रमुख कारक हैं। अब देखिए मिट्टी के प्रकार देखिए। नंबर 1 में देखिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और रेतीली मिट्टी। ये जो मिट्टियाँ हैं ये बहुत ही अच्छी मिट्टी पाई जाती है। इसमें जलोढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। और काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए बड़ी उपयोगी मिट्टी मानी जाती है ना। अब ये जलोढ़ मिट्टी है, आपको पता है कि उत्तरी भारत में पाई जाती है, ठीक है ना, जिसे काप या कछारी भी कहते हैं। काप या कछारी भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। काली को रेगर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर या रेगूर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और लाल पीली मिट्टी जो कि दक्कन के पठार में पाई जाती है ना। और लेटराइट मिट्टी जो कि ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा की जो मात्रा है उसमें कम पाई जाती है, वो उर्वर क्षमता में कम होती है ना। और मरुस्थलीय और रेतीली मिट्टी जो है इसका रंग लाल भूरा होता है, लाल प्लस भूरा होता है। तो इस प्रकार मिट्टी के प्रकार जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और अच्छी तरह से इसको कॉपी में करना, डायग्राम भी ढंग से बनाना है। और जब प्रश्न प्रेषित हो तो आपको प्रश्न ढंग से करने हैं। थैंक यू।